नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये आकाश जी का है। आकाश जी का ये घटना को लगभग 17-18 साल बीत चुका है। आकाश जी राजस्थान के भिवाड़ी के पास के हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज के हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। मेरी उम्र जब करीब 25-26 साल की रही होगी जब ये घटना मेरे साथ में घटी थी। मैं एक कार ड्राइवर था और एक मैं फैक्ट्री में काम करता था। लोगों को ले जाना, ले आना और जो ऑफिस का काम होता है वो भी मैं करता था। मेरे जो माँ की तबीयत थी वो काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी और हम उनकी इलाज में लगे हुए थे। पिताजी भी खूब मदद कर रहे थे और सारा परिवार ही लगा हुआ था माँ को सही करने में। लेकिन माँ की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर बड़े महंगे महंगे टेस्ट करवा रहा था और इलाज में बहुत खर्चा लग रहा था। अब कहा जाए तो हम लोग कर्जे में आ चुके थे। मेरी इतनी सैलरी नहीं थी कि सारा खर्चा मैं उठा पाता माँ का इलाज का। कर्जे मांग मांग कर और किसी तरह से माँ का इलाज चल रहा था और कर्जे में हम बुरी तरह से दबे हुए थे। और मैंने यही सोच करके अपने मैनेजर के पास में गया था कि मैनेजर से कुछ पैसे एडवांस मांग सकूं। मैनेजर तो मुझे पसंद करता था और गाहे बगाहे थोड़ी बहुत तो मेरी मदद ज़रूर करता था। लेकिन मैं जो उससे अमाउंट मांगने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं एक बार उसके ऑफिस में पहुंच गया था। वहाँ पर अभी 3 लोग बैठे हुए थे। मैनेजर उनसे बातें कर रहा था तो उस समय तो जाना ठीक नहीं था। मैं इंतज़ार करने लगा। करीब आधा पौने घंटे के बाद में वो तीनों लोग चले गए थे। मैनेजर अब अकेले था ऑफिस में। तो मैं नमस्ते करके बोला, सर आ जाओ, कुछ बात है। बोला, हाँ हाँ आकाश आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो, बताओ क्या बात है। मैं अपनी सारी कहानी बताई माँ की तबीयत की और ले दे के मैं पैसे के मुद्दे पर आ गया था। मैंने कि सर कुछ 50,000 के आसपास मुझे एडवांस मिल जाता, लोन समझ करके दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं सही ढंग से। और हम लोग कर्जे में आ चुके हैं सर, अब आपके ऊपर है, थोड़ा हमारी हेल्प कीजिए। मैनेजर बोला, देखो आकाश, तुम तो जानते ही हो ना कि हमारे फैक्ट्री में एडवांस और लोन दिया नहीं जाता है। तो बताओ भले मैं कैसे दे पाऊँगा, ये तो हमारे अधिकार में भी नहीं है। हमारे सेठ लोग ने कतई मना किया हुआ है। हाँ, थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत है तो आप मेरे से ले जाओ। मैंने कहा नहीं सर, थोड़े बहुत का ज़रूरत नहीं है, पैसे 50,000 के आसपास चाहिए हमें। मैं उसको धीरे से बोला, लेकिन वो हाथ खड़े कर लिया था। अब मैं उदास उसके ऑफिस से लौटने लगा था। तभी वो आवाज़ दिया, आकाश सुनो एक बार, आओ इधर। मैं चला गया अनमने भाव से, बोला बैठो। मैं बैठ गया। बोला, सुनो आकाश, एक काम है, अगर तुम कर पाओ तो तुम्हें 50,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन काम थोड़ा रिस्की है और ये तांत्रिक वाला काम है। मैं बोला कि सर बताओ, आप काम बताओ, माँ से ज़्यादा कोई बचाने से अलावा कोई मैं काम कर सकता हूँ जिससे माँ की जान बच सके। मैं हर काम करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैं जोश में बोले जा रहा था। मैनेजर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रहा हूँ,
लेकिन थोड़ा खतरे वाला काम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले काम का समझ लो फिर हाँ बोलना। उन्हें मैं बोला ठीक है सर, आप बताओ क्या काम है। बोला एक मेरा जानने वाला है और कुछ उनके घर में तांत्रिक क्रिया हुई थी। उनके घर के ऊपर में कोई भूत प्रेत का साया बैठ गया था। अब एक जो अघोरी तांत्रिक है उसने कुछ टोटके बताए हैं और वो करना है। मैं बोला ठीक है सर, आप बताओ, मैं कर दूंगा जो मेरे बस में होगा। बोला ठीक है, देखो बात यह है कि अमावस्या की रात को, जो कि कल ही है, और उस अघोरी के पास में जाना है रात को कुछ सामान ले करके। यानी कि जी मैं चला जाऊंगा। बोले पहले मेरी बात पूरा सुन लो। उसमें सामान जो है वो 5 बोतल देसी दारू मांगा है और 30 किलो बकरे का साबुत कटा हुआ मांस, और अकेले जाना है उस श्मशान में और अघोरी के पास जा कर के दे आना है रात को 12 बजे के बाद में। अगर तुम यह कर लोगे तो पैसे तुम्हें मैं दिलवा दूंगा, 50,000 रुपये। मैं थोड़ी देर सोचता रहा और अपने मन में कहा इस तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, अघोरी तो होगा ही वहाँ पर, जो तांत्रिक है वो तो होगा ही, तो भला मैं अकेले कहाँ होऊंगा। वो तो कोई बात होगा तो हम पर वो हमें बचाएगा ही, ऐसा तो कोई बात होगा नहीं। मैं अपने मन में सोचने लगा था। फिर बोला हाँ सर मैं कर लूँगा, आप बात कर लो। और वो मेरी डील हो चुकी थी मैनेजर से और 50,000 को देने के तैयार हो चुका था। अब कल उस आदमी के ठिकाने पर मैं पहुंच गया था जहां से वो सब तांत्रिक क्रिया वाला सामान लेके जाना था। वो बकरे का मांस 30 किलो और भी कुछ सामान था और 5 बोतल देसी का दारू, ये सब इकट्ठा कर लेना था कि रात को 12 बजे हम उस श्मशान घाट में पहुंचा आया हूँ। आखिरकार रात का करीब 10 बज चुका था और मैं उस जगह पर पहुंच गया था जहां से हमें बकरे का मांस लेना था, बाकी सामान लेना था। सब एक बैग में भर कर के उस आदमी ने मुझे दे दिया था। मेरे पास ऑफिस का वही गाड़ी थी और मैं उस गाड़ी के डिक्की में सारा सामान रख लिया था और उस बताए हुए श्मशान के पास में पहुंच गया था। वहाँ मैंने अपनी गाड़ी खड़ी किया और देखा तो वहाँ तो अंधेरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। दूर दूर तक अंधेरा हुआ पड़ा था और कोई वहाँ पर तांत्रिक क्रिया करता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया, शायद अभी 12 नहीं बजे हैं। मैं घड़ी देखा तो वाकई नहीं बजे थे, नहीं कि हो सकता है तांत्रिक है जो 12 बजे के आसपास ही नज़र आएगा। 12 बज चुका था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और सामने देख रहा था श्मशान की साइड में। वो श्मशान में कोई चिता नहीं जल रहा था, पूरा अंधेरा हुआ पड़ा था हर तरफ से और मैं निगाहें अपना जमाए हुए था। और तभी मुझे श्मशान के अंदर में कोई लंबा सा परछाई चलता हुआ दिखाई पड़ा। मैंने सोचा कि चलो तांत्रिक तो आ ही गया है। मैं उस लंबे परछाई को तांत्रिक ही समझा था और मैं अपने डिक्की से सारा सामान निकाल करके और वो बैग लेकर के मैं चल पड़ा था श्मशान घाट के अंदर में। जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ मुझे परछाई नज़र आई थी तो अब तो वहाँ कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा था। चिता कई जगह जली हुई राख बिखरा हुआ था, राखों का ढेर लगा हुआ था जहाँ जहाँ चिता जली हुई थी। और मैं एक जगह चिता के पास जा कर के खड़ा हो गया था अपना बैग लिए हुए और मैं आवाज़ लगाने लगा कि तांत्रिक जी आप कहाँ पर हो, आ जाओ और ये सामान
मैं लेकर आया हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर के आवाज़ देने लगा था, लेकिन गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अपनी आवाज़ का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तांत्रिक कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद में मुझे कोई आता हुआ दिखाई पड़ा दूर से। मैं खड़ा रहा, उस तरफ देखता रहा, और वही लंबा सा परछाई सा दिख रहा था। वो हमसे कुछ दूरी पर आकर के रुक गया था। मैंने देखा उसको, वो लंबा सा लग रहा था, लेकिन चेहरा मोहरा मुझे साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि उस जगह पर काफ़ी अंधेरा था। मैंने बोला, तांत्रिक जी, सारा सामान लाया हूँ मैं, इसी बैग में रखा है, और बताओ मैं कहाँ रखूँ, और फिर मैं जाऊँगा यहाँ से। और वो जो परछाई था वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैं उसका इशारा देखा था हाथ का, मतलब कि वही रख दो। और मैं बैग खोल करके सारा सामान बाहर निकाल दिया था। बाहर पॉलीथीन में सारे मांस के टुकड़े वगैरह भरे पड़े थे, और मैं सब निकाल कर बाहर रखता गया। दारू की बोतल भी बाहर निकाल कर रख दिया था, सब कुछ। और मैं खाली बैग लेकर के अब मैं वापस चलने लगा था। अब मैं चिल्ला के बोला, मैं तांत्रिक जी, अब मैं चल रहा हूँ, आप सामान सारा आपका पहुँच चुका है। अब मैं वापस हो लिया था। जहाँ मैं सामान रखा था, बस थोड़ी देर दूर ही मैं चल पाया था, और मैं एक बार पीछे मुड़ करके देखा कि वो तांत्रिक सामान अपना ले रहा कि नहीं ले रहा है। मैं देखा वहाँ तो कम से कम 10-12 परछाई सी नज़र आई थी। मैंने सोचा कि शायद तांत्रिक का सारे लोग होंगे। मुझे तो भूत प्रेत पर संदेह ही नहीं हुआ था कि यहाँ पर भूत प्रेत भी होते हैं, और मैं भूत प्रेत के बीचों में खड़ा हूँ। और मैं फिर वापस होकर के अपनी कार के साइड में चलने लगा था। और जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचा, अचानक मुझे चक्कर सा आया और मैं नीचे ज़मीन पर गिर गया था। पता नहीं कब मुझे होश आया, तो मैं उठ करके खड़ा हुआ। अभी भी अंधेरा हुआ था, मतलब मुझे काफ़ी देर बेहोश पड़ा हुआ था मैं यहाँ इस जगह पर। अब क्यों चक्कर आया था मुझे मालूम नहीं। मैं तो हष्ट-पुष्ट था, एक पहलवान की तरह था मैं। अब ये जो बात थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे चक्कर आया। और मैं फिर खड़ा होकर के और उस तरफ देखने लगा जहाँ हमने सामान रख कर के आए थे, लेकिन वहाँ पर कोई सामान था ही नहीं। मैं समझ गया कि शायद तांत्रिक का बंदे ने सब उठा करके ले गए होंगे, और मैं अपने कार पर पहुँच गया था। मैं अब देरी नहीं किया वहाँ से कार को भगाने में, और मैं अपना घर की तरफ निकल रहा था। घड़ी देखा तो सुबह के 3 बजने वाले थे, मतलब मुझे 3 घंटा की बेहोशी आई थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बेहोशी हुई आई थी, मैं तो जिंदा था। और मैं यही सब सोचता हुआ अपने घर के पास पहुंच गया था। लेकिन जब घर के पास पहुंचा तो मेरे बदन में बुखार आना शुरू हो चुका था, वो भी तेज तेज। ऐसा लगने लगा था कि सारा बदन मेरा अब बुखार से जल रहा हो। मैं सीधा जाकर के अपने बिस्तर पर गिर गया था। प्यास लग रही थी और मैं चिल्लाना चाहा कि कोई मुझे एक गिलास पानी पिला दो, प्यास लग रही है, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाई। मैं बिल्कुल एकदम मूर्छित सा हो गया था, और फिर मेरी आंखें बंद होती चली गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी आंखें खोला तो मैं देखा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल का एक बेड पर, और मेरे परिवार के लोग मेरे अगल बगल में खड़े हुए दिखाई पड़े। तो मुझे क्या हो गया था, मैं अपने आप में सवाल पूछ रहा था।
मेरे पिताजी मेरे बगल में खड़े थे सर के पास में, और मुझे होश में आता देख उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा तू ठीक है ना, अब सही है ना, तू कुछ बोल। मैं बोला, हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था। वो पिताजी बोले, कुछ नहीं हुआ था तेरे को, तो ठीक है अब। और भगवान की तरफ जैसे प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु, आपने मेरे बेटे की जान बचा दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं ये सब समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में क्या हुआ था। मेरा छोटा भाई भी था, वो मेरे बगल में आकर के बैठा हुआ था। मैंने पूछा कि मेरे क्या हुआ था भाई, तू तो बता। वो तो जल्दी जल्दी बोलने लगा, बोला भैया आप बेहोश हो गए थे, कहा जाए तो आप मर ही चुके थे, हमें तो आपकी सांस भी नज़र नहीं आ रही थी, हम समझ चुके थे कि आप ख़त्म हो। हमने आपको हॉस्पिटल में लेकर के आए, तब डॉक्टर बोला कि आप बेहोशी में हो, तब आपका इलाज शुरू हुआ था। 3 दिन लगे हैं भैया आपको, क्या हुआ था आपको। वो मेरे से उल्टा पूछने लगा था। नहीं भाई मुझे नहीं पता। और जानते हो भैया, पापा ने तांत्रिक को भी बुलाया था, तांत्रिक ने भी आपका इलाज किया था। चलो भैया अब खड़ा हो जाओ, चलते हैं घर। मैं बोला हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मुझे हुआ क्या था। मुझे इतना याद था कि मैं जब घर पहुंचा था तो मुझे बेहोशी सी होने लगी थी, मेरा सर भारी भारी से होने लगा था और बदन मेरा पूरी तरह बुखार से जल रहा था। जब मैं खाट पर लेटा था तब तक मुझे याद था कि मैं पानी मांगा था, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अब मैं स्वस्थ हो गया था, हॉस्पिटल से घर आ गया था। मैं अब नौकरी पर गया, मैनेजर मेरा इंतज़ार कर रहा था। बोला भाई तुम तो गलत जगह पर जाकर के लग रहा है कि सामान दे आए थे, जिस श्मशान में तुम्हें जाना था तुम तो वहाँ गए ही नहीं, वो तांत्रिक देखता रह गया था। अब मुझे गुस्सा आ गया था मैनेजर के ऊपर में। मैंने बोला कि जिस आदमी ने सारा सामान दिया था वह मुझे नक्शा बता करके दिया था, समझा करके दिया था, मैं उसे 3 बार 4 बार समझ चुका था। मैं गलत जगह पर नहीं गया था, उसके बताए हुए जगह पर गया था। मुझे वो तांत्रिक तो नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन लंबा भी दिखाई पड़ा था, और उसके कहे अनुसार मैं सामान रख करके आया था। मैं वहाँ पर जब मैं मुड़ के देखा तो वहाँ पर बहुत सारी परछाई नज़र आ रही थी। मैं समझा कि उस तांत्रिक के चेले चपाटे होंगे। मैं मैनेजर से लड़ पड़ा था, नहीं कि हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, अब मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए। मैनेजर बोला बिल्कुल देंगे, लेकिन भाई तुम्हारी जान तो खतरे में पड़ गई थी ना। मुझे सब पता है, मैं तुम्हारे घर पर भी गया था, मुझे सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे पिताजी से मिल कर आया हूँ मैं, तुम्हारी क्या क्या हालत हुई है। तुम्हारे पिताजी ने नहीं बताया कि मैनेजर साहब आए थे और हॉस्पिटल भी तुम्हें मैं गया था मिलने के लिए, तुम बेहोश थे। अब मेरी जो मैनेजर के प्रति गुस्सा था वो कम हो चुका था, और वो जो है मुझे प्यार से समझाने लगा था, देखो बेटे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता था, लेकिन एक गलती बस हो गई है, या तो तुमसे हुई है और जिसने भेजा है उससे हुई है, लेकिन गलती तो ज़रूर हुई थी। जिस जगह पर जाना था वहाँ तुम पहुँच ही नहीं पाए थे, और जिस जगह तुम पहुँचे थे वहाँ पर जो सामान था वो कोई और ही ले गया। कहा जाए तो भूतों में सामान बढ़ चुका था, और वो भूत की परछाई ही तुम्हारे ऊपर में आ चुकी थी। तुम्हारी तो जान जाते जाते बची थी। पूछना अपने पिताजी से, सारी बात वो बताएंगे। क्या अभी तक तुम्हें नहीं बताए? लेकिन नहीं, मैं पूछा ही नहीं उनसे। और मैनेजर ने फिर अपनी जेब से 50,000 रुपये मुझे दिए थे, और मैं वो पैसा लेकर के घर
वापस आ गया था। और फिर मैं पिताजी से सारी बात पूछा कि पिताजी मैनेजर साहब आए थे क्या? बोला हाँ बेटे, उन्होंने तो बहुत तुम्हारी मदद की है, हर काम में मदद किया है। अब मैं समझ चुका था कि जो मैनेजर साहब बोल रहे थे वो सारी सच बातें थी। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी कि मैं गलत जगह पर गया था, गलत स्मशान में गया था। जिसने मुझे भेजा था सब गलती उसी की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी स्टोरी है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। साथ ही मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कीजिएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।